हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है यानी लेक्चर नंबर 14 वो होने वाला है सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी फर्म की गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज कर अगर अपने फर्म की गुडविल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यू हैव टू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा देखो, जो सुपर प्रॉफिट हमारे बिजनेस का होता है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कि आपका बिजनेस एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करता है, और दूसरा आपके बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो बेटा, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस अपने नॉर्मल आइडियल कंडीशंस में, सिचुएशन में जो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, नॉर्मली जो अर्न कर सकता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। हालांकि इसे निकालने का अपना एक फॉर्मूला भी है जो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। बट नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यही है कि अगर आप ऑर्डिनरी अगर अपना बिजनेस चलाते हो तो नॉर्मली सिचुएशंस में आप अपना जो प्रॉफिट अर्न करोगे उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और एज पर एग्जाम्पल अभी हमने इसकी वैल्यू 1 लाख ले ली। पर आपके बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, यानी पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स आपने लिए हैं, पिछले 3, पिछले 4, पिछले 5 साल के, उनका जब आपने एवरेज निकाला तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है 1,20,000। और आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये देखा है कि हम क्यों एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। क्योंकि जो हम पास्ट ईयर के एक्चुअल प्रॉफिट्स लेते हैं, हम उन सारे प्रॉफिट्स को एक साथ यहाँ कंसिडर नहीं कर सकते। क्योंकि वो जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग इन नेचर्स होते हैं। कभी कोई ईयर का प्रॉफिट बढ़ता है तो कभी किसी ईयर का प्रॉफिट घटता है। तो दैट्स वाई जब हम पिछले 3, 4, 5 साल के प्रॉफिट लेते हैं, वो क्वेश्चन में हमें बताया होता है, तो हम उसका निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, और उस एवरेज प्रॉफिट से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मान लीजिए पिछले पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को बेस लेके हमारे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट आया 1,20,000, बट मेरे बिजनेस का नॉर्मल आइडल कंडीशन में जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1 लाख। तो मुझे बताओ, मैंने कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया एक्सीड में। मैंने कर लिया 20,000। ठीक है ना। तो ये जो 20,000 मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है मार्केट से, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। अब खुद ही सोचो, अगर मेरे बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट यानी नॉर्मल कंडीशन में जो प्रॉफिट होना था वो 1 लाख होना था, बट हमारा बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट ही कितना आ रहा है, 1,20,000, यानी कुछ ज्यादा ही निकल कर आ रहा है। तो सोचो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मेरे बच्चे, वो इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मेरे बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन क्रिएट हो चुकी है, मेरी बिजनेस की गुडविल जनरेट हो चुकी है। मैंने अपने, बोलते हैं ना, मार्केट में अपने कस्टमर को अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया होगा। अच्छी लोकेशन मैंने चूज करी होगी जहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा हूँ। मैंने अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करे हैं, अदर बिजनेसेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करे हैं। काफी टाइम से मैं सेम टाइप ऑफ बिजनेस को करते हुए आ रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने एक, बोलते हैं ना, कि अपना गुडविल जनरेट कर दिया मार्केट में। दैट्स वाई ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है कि मेरे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट तो होना चाहिए था 1 लाख, पर मैं अर्न कर रहा हूँ अपने बिजनेस से प्रॉफिट कितना, यानी जो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,20,000। तो जो डिफरेंस है 20,000, दैट इज नोन एज माई सुपर प्रॉफिट। शायद आप समझ गए हो। और इसी बात को और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बात समझा रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हम एक इंडस्ट्री को चूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चूज करी है कार इंडस्ट्री। तो जरूरी नहीं कि आप कार इंडस्ट्री लो, आप कोई भी इंडस्ट्री ले सकते हो। अच्छा, इंडस्ट्री आपको समझ में आती है ना कि क्या है बेटा। देखो, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज का, बोलते हैं ना, कि अपना काम कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल लूँ, तो टाटा कंपनी कार बेच रही है, महिंद्रा कंपनी कार बेच रही है, मारुति कंपनी कार बेच रही है, और मैंने यहाँ पे अपना एक रैंडम एक फर्म ले लिया पार्टनरशिप का। तो मान लीजिए एबीसी एंड सन्स, तो ये भी कार बेच रही है। तो अगर मैं इन सारे बिजनेसेस को जोड़ दूं और इनका एक ग्रुप बना दूं, तो इस ग्रुप ऑफ बिजनेसेस को मैं क्या बोलता हूँ, इंडस्ट्री बोलता हूँ। सेम आप शूज में भी ले सकते हैं, जैसे बाटा, प्यूमा, ठीक है, वुडलैंड, ठीक है, नाइकी। तो अगर आप इन सब के शूज को कंसिडर करते हो और इनका एक ग्रुप बनाते हो तो वो इंडस्ट्री होगी। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हर एक इंडस्ट्री का अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और वो नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड करता है कितने फैक्टर्स में, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रखी है, यानी कितना पैसा आपने टोटली इन्वेस्ट कर रखा है, एंड उस इंडस्ट्री का
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। देखो हर इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग हो सकता है, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए कार इंडस्ट्री का रिटर्न ले लिया है 10%। सिर्फ एग्जांपल है, एज्यूम्ड रेट है बेटा ये, ठीक है। एक्चुअल रेट आप नेट पे सर्च कर सकते हो, मैंने एज्यूम्ड रेट लिया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो, अभी हम एज्यूम्ड करते हैं कि हर बिजनेस ने अपना, बोलते हैं ना कि बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, 20 लाख, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो अगर मैं 20 लाख का 10% निकालता हूं, है ना, 20 लाख का 10% निकालता हूं, तो ये कितना निकल कर आएगा बताओ, 2 लाख रुपीज निकल कर आएगा। और ये जो 2 लाख रुपीज निकल कर आया, दैट इज नोन एज योर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब है कि अगर मान लो इन चारों कंपनीज ने, चारों बिजनेसेस ने, अगर मान लो कि सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी हुई है बिजनेस में, 20 लाख 20 लाख 20 लाख, तो हर एक बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, ठीक है ना। बट टाटा कंपनी ने देखो कितने कमाए, 8 लाख कमाए। तो इन्होंने कितना ज्यादा कमाया नॉर्मल प्रॉफिट से, इनका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है मान लो 8 लाख आ रहा है, तो कितना ज्यादा कमा रहे हैं, 6 लाख। तो जो 6 लाख का ये जो एक्सीडेड प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। इन्होंने 6 लाख का सुपर प्रॉफिट कमाया। बात करें महिंद्रा कंपनी की, तो महिंद्रा कंपनी ने कितना कमाए, 7 लाख रुपीज कमाए। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जाके कितना कमाया इन्होंने, 5 लाख। तो इनका सुपर प्रॉफिट 5 लाख है। वैसे ही मारुति कंपनी ने कितने कमाए, 5 लाख। तो इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जाके कितना कमाया, 3 लाख। तो ये इनके सुपर प्रॉफिट हो गए। अच्छा मान लो ये हमारी अपनी पार्टनरशिप फर्म है, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म ने कितना कमाया, 3 लाख। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कितना कमाया, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। सो दिस इज अ सुपर प्रॉफिट। तो समझ में आई आपको बात। और सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, और आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा एवरेज प्रॉफिट तो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी देखा था कैसे निकालते हैं, बट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, एक है कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो कभी कभी क्वेश्चन में दी हुई होती है, बट कभी कभी ये नहीं देते हैं, तो आपको इसके फॉर्मूले लगाने होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा वो अभी डिस्कस करेंगे, बट यस कैपिटल एम्प्लॉयड में आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर क्या ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना होता है कि ये हमें दिया हुआ होता है। बेटा देखो अभी 12th स्टैंडर्ड में तो ये आपको दिया हुआ रहता है, बट अगर आप मान लीजिए प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं लाइक सीए सीएस, ठीक है, सीएमए, तो वहां पे आपको ये निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और आपसे वहां पे उम्मीदें की जाती हैं। और वो प्रोफेशनल कोर्सेज है तो वहां पे आपको पूरा इन डेप्थ जाकर वो सारी चीजें समझाते हैं, तो वहां पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बताया जाता है कि ये इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड आउट होता है। वैसे मैं आपको एक, अगर बोलते ना कि एक ओवरव्यू दूं, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है इंडस्ट्री का, ठीक है, ट्रेंड्स देखे जाते हैं इंडस्ट्री के कि पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में ये इंडस्ट्री कैसा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल कंपनी या फॉर्म को देखा जाता है कि इनका इंडिविजुअल प्रॉफिट कैसे निकल कर आ रहा है, इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। इसके अपने कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले भी होते हैं जहां से हम ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करते हैं, बट अभी आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। उस नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करोगे किसके साथ, एवरेज प्रॉफिट के साथ, तो यू हैव टू गेट कि व्हाट विल बी योर सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो मेन ये है कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कैसे निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि कितना पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो बेटा देखो कैपिटल हो गई, आपके बिजनेस में जो रिजर्व्स होते हैं, यानी जो बिजनेस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, वो भी एक तरीके से बोलते हैं ना कि ओनर का ही फंड है, ओनर का ही पैसा है, क्योंकि वो प्रॉफिट आपने ओनर से यानी पार्टनर्स को नहीं बांटा है, तो कहीं ना कहीं वो भी ओनर्स का ही फंड हुआ। तो जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी कैपिटल है, ये ओनर्स फंड है, ये ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। और अगर मान लो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म ने कहीं से बैंक लोन वगैरह लॉन्ग टर्म लोन्स लिया है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही लिया है, सो दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा कैपिटल प्लस रिजर्व यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर आप इनको ऐड कर देते हो तो आप, यानी कितना पैसा आपने यहाँ पर लगा रखा है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल आएगा। बट कभी कभी मैं आपको कैपिटल नहीं दूंगा, रिजर्व नहीं दूंगा और बैंक लोन नहीं दूंगा बच्चे, तो उस बोलते हैं ना कंडीशन में आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकल पाओगे, बट आपके पास एक दूसरा भी अप्रोच है।
जहां से आप बोलते हैं ना कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि है एसेट अप्रोच। आपको एसेट अप्रोच जब फॉलो करना है तो अपने सारे एसेट्स प्लस कर देने हैं, आइदर फिक्स एसेट आइदर करंट एसेट प्लस कर देने हैं, और उसमें से माइनस करना है आपने अपना करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब इट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है मेरे बच्चे, ऐसी लायबिलिटी जिनको आप एक साल के अंदर अंदर पे कर दोगे, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। और भी लायबिलिटीज हो सकती हैं जैसे एक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब करंट लायबिलिटीज के अंदर आती है। या कोई और भी करंट लायबिलिटीज जो डेफिनेशन को पूरा करती हैं करंट लायबिलिटी के, अगर आपको दिखती हैं तो आपने टोटल एसेट में से लेस करना है उन करंट लायबिलिटीज को। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फिर अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड। बट याद रखना मेरे बच्चे, जब आप फिक्स एसेट और करंट एसेट को प्लस करेंगे और टोटल एसेट निकालेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट करंट एसेट को प्लस करते साथ आपके पास टोटल एसेट आएगा, तो टोटल एसेट में आपने कौन से एसेट नहीं लेने। तो पहली बात तो आपको गुडविल नहीं लेना। देखो बेटा, ये गुडविल कौन सी गुडविल है, ये परचेज गुडविल है। ये वो गुडविल है जो हमने किसी दूसरे के बिजनेस को एक्वायर करते टाइम बाय करी थी। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा कि हम अपने फर्म के गुडविल को मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं किसी दूसरे के बिजनेस के गुडविल को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकता। हम मना नहीं कर रहे, ये इंटेंजिबल एसेट होता है, बट हमें इसे कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो परचेज गुडविल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर किसी भी प्रकार का कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस करंट ईयर का लॉस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई एक्सपेंस आपने किए हैं, जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई होगी, क्योंकि हमें बैंक से लोन चाहिए होगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कुछ पैसा तो हम लगा देंगे एज अ पार्टनर, पर क्या पता कुछ पैसे की कमी हो तो हम बैंक से लोन भी ले सकते थे। तो बैंक से अगर हम लोन ले रहे हैं या लेंगे, तो ऐसे में हमें कभी कभी बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखानी होती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखानी होती है। वो हम अपने बोलते हैं ना कि नियर बाय चार्टेड अकाउंटेंट से बनवाते हैं, तो वो अपने कुछ फी लेता है, प्रोफेशनल फीस, वो हमें पे करनी पड़ती है। देखो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ बट मुझे ये एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना होता है तो एडवोकेट हायर करना पड़ता है, तो एडवोकेट भी अपनी फीस लेता है। तो कहने का मतलब है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले होते हैं। और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अगर मान लो अब मेरा बिजनेस चल रहा है तो अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए मुझे कुछ प्रमोशनल एक्सपेंस करने होते हैं। एक बिजनेस की ग्रोथ कब होती है बेटा, जब उसके गुड्स बहुत मास एरिया में सोल्ड आउट होते हैं, जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो ग्रोथ करने के लिए हमें कभी कभी एडवर्टाइज कराना पड़ता है, और अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूँ, प्रमोशनल एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो वो कभी कभी ह्यूज इन नेचर हो जाते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे लॉसेज हैं, ये सारे के सारे ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हो पाए। और बिजनेस को भी पता है कि वैसे तो ये हमें अपने पीएनएल में राइट ऑफ करना है, यानी धीरे धीरे हम पीएनएल में इन्हें एक्सपेंस दिखाते रहेंगे। पर अगर किसी वजह से हम अगर नहीं दिखा पाए, हम उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए, तो फिर ये सारे के सारे लॉसेस कौन राइट ऑफ कर लेगा, हमारा पार्टनर राइट ऑफ कर लेगा, हमारे ओनर इसे झेल लेंगे। दैट्स वाई फर्म इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को कहाँ दिखाती है, एसेट साइड, ठीक है ना। और क्योंकि रिजर्व, देखो रिजर्व क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, ये बिजनेस के पास प्रॉफिट, पर इन पे हक किनका है, पार्टनर का। दैट्स वाई प्रॉफिट आपको लायबिलिटी साइड दिखते हैं, पर अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होता है वो एसेट साइड, क्योंकि लॉसेस के सिनारियो में बिजनेस विल फील, लॉस हम नहीं झेलेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा लॉस कौन झेल लेगा, पार्टनर झेल लेगा। तो लॉस आपको एसेट साइड दिखाए जाते हैं। और क्या ये रियल एसेट्स होते हैं, क्या ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस रियल एसेट्स होते हैं? नहीं, रियल एसेट तो आपके मशीन, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, व्हीकल, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये होते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, ठीक है, पेटेंट, ये आपके रियल एसेट्स होते हैं। गुडविल भी होता है, पर गुडविल यहाँ हम कंसिडर नहीं करते, परचेज गुडविल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये लॉसेज आपके रियल एसेट नहीं होते, इसलिए हम इनको फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है, क्या गुडविल फिक्टिशियस एसेट है? द आंसर इज नो। गुडविल हमेशा से कौन सा एसेट होता है? इंटेंजिबल एसेट। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि गुडविल चैप्टर के अंदर जब हम फर्म की गुडविल निकालते हैं तो हमें परचेज गुडविल कंसिडर करना नहीं होता है। और लॉसेस को क्यों नहीं कंसिडर करना है? क्योंकि ये तो वैसे ही एसेट नहीं है, तो झूठ मूठ के एसेट है, यानी फिक्टिशियस एसेट है, तो इनको वैसे भी कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना। तो याद रखना, जब आप अपने टोटल एसेट निकालो तो सारे के सारे फिक्स एसेट लो, सारे के सारे करंट एसेट लो, मना नहीं है।
पर गुडविल नहीं लेना और किसी भी टाइप का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं लेना, ठीक है। तब जाके आपके टोटल एसेट्स आएंगे, फिर उन टोटल एसेट्स में से आप अपनी करंट लायबिलिटीज लेस करोगे तो आपके पास आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पता चल गया आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा। और जैसे ही आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे तो उसमें मल्टीप्लाई कराओगे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको इंडस्ट्री का क्या पता चल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आप चेक करो कि आपने एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न किया, और अगर आपका एवरेज प्रॉफिट एक्सीड हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट से तो दैट इज मीन्स कि आपने सुपर प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो बोलो बात समझ में आई, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अगर गुडविल निकालते हो तो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, ये मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में, यानी अपना जो मेरा लेक्चर था लेक्चर नंबर 12, वहाँ पे मैंने आपको समझाया है। आप जाके लेक्चर नंबर 12 देख कर आ सकते हो, मैंने बताया है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। पर यस, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आपने यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है सुपर प्रॉफिट के साथ। जैसे ही आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कराओगे अपने नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, वैसे ही आपकी फर्म की गुडविल निकल आएगी। पर क्वेश्चन ये है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो आपको पता है अच्छे से, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे किसको, नॉर्मल प्रॉफिट को, तो जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट निकल आता है। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला था। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर। देखो कभी कभी एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया हुआ होगा, तो आपको ऐसे में फिर वही प्रॉफिट जो एज अ एवरेज प्रॉफिट दिया उन्हें निकाल के कंसीडर कर लेना है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि अगर हमें क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट में हमें कुछ एडजस्टमेंट बताई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एबनॉर्मल एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एबनॉर्मल इनकम की, या आपने एक वो मोपेड वाला क्वेश्चन भी कराया था सर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, फिर हमने उसको ठीक किया, फिर उस पर डिप्रिसिएशन लगाया। फिर सर आपने एक अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन स्टॉक के बारे में भी हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ाया था। अगर सर ऐसी कुछ एडजस्टमेंट आई तो वो हम कौन से प्रॉफिट में करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में कि एवरेज प्रॉफिट में। देखो बेटा इसका आंसर सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट में ही करना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट से। तो जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट्स में होती हैं। फिर एक्चुअल प्रॉफिट का जो मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा, यानी एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा, वहां से फिर आप अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, सारे प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ ईयर करोगे और आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट सिंपली निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड लो, कितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बस आपको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। फिर अब दूसरी बात यह है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा आपका सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल ऐड करो, प्रॉफिट्स ऐड करो, यानी प्रॉफिट्स इन रिजर्व एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है ना, मैंने अभी बताया था ना आपको। कैपिटल रिजर्व एंड नॉन करंट, यानी बैंक लोन आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है, लंबे समय की लाइबिलिटी, आप उसको ऐड कर दीजिए तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। पर मैंने अगर पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट रिजर्व या नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं दिया तो आपके पास एक दूसरा भी मेथड है जहां से आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल एसेट्स लो, पर एक्सक्लूड करने हैं सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट। याद है ना फिक्टिशियस एसेट कौन से थे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये नहीं लेने, और आपको परचेज गुडविल भी नहीं लेनी है। तब जाके आपके आएंगे टोटल एसेट, उसमें से माइनस कराओगे करंट लायबिलिटी यानी करंट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो क्लियर होगी बात। तो फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए वंस अगेन, ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं बट आप देखते रहिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ऐसे टिप पे होने चाहिए, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। बट अगर आपके पास ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आप दूसरा भी मेथड लगा सकते हो, जहां पे आप अपने सारे के सारे फिक्स एसेट करंट एसेट्स को ऐड कर दो, यानी टोटल एसेट निकाल दो, बट कौन से एसेट नहीं लेने, परचेज गुडविल नहीं लेनी, और किसी भी प्रकार का कोई फिक्टिशियस एसेट लाइक पीएनएल का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो मतलब वो लॉस है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये आपने कंसिडर नहीं करना। तब उसमें से आप माइनस कराओगे अपना करंट लायबिलिटीज, तो आपका निकल आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से फॉर्मूले बिल्कुल आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ज्यादा अच्छे से समझ पाओ तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है कि गुप्ता एंड बॉस की अपनी एक फर्म है जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है 50,000। देखो इन्होंने बता दिया इन्वेस्ट किया है, सो 50,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा,
ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर ₹60,000 और इन्होंने एवरेज प्रॉफिट भी निकाल कर दे दिया, आपको एवरेज प्रॉफिट भी नहीं निकालना। यूजुअल रेट ऑफ अर्निंग इन द इंडस्ट्री इज 15% और इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है 15%। ठीक है ना, मैंने अभी बताया था ना, हर एक इंडस्ट्री का अपना एक क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 15% दिया है। और गुडविल वैल्यूड हो रही है 4 ईयर परचेज के हिसाब से, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 टाइम्स आपको दिया है। ऑफ प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का 4 ईयर है नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी उस प्रॉफिट का 4 टाइम करना है जो प्रॉफिट है एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 50% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। अच्छा, 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% निकालोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो जो भी नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस प्रॉफिट होगा यानी सुपर प्रॉफिट, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 4 ईयर, तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल। ठीक है ना, तो कह रहे हैं फाइंड करो वैल्यू ऑफ द गुडविल। आंसर आपको दिया है बट हम तो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, हमने एग्जामिनर को सबसे पहले बताया कि हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं गुडविल की बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, सुपर प्रॉफिट अभी नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को मत देखो, आप खुद से करोगे तो सुपर प्रॉफिट अभी आपको पता नहीं है, पर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है 4, तो आपने यहाँ कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। 2-3 लाइन छोड़ के आप अपना सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 16,000, तो आपने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। बट यस, अभी आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, तो वंस अगेन 2 to 3 लाइंस छोड़कर आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100 क्यों है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड करता है कि 2 फैक्टर्स पे, कि आपने कितना पैसा लगाया है और उस इंडस्ट्री का रेट क्या है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कितना, 50,000, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। जैसे आप परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 500 इंटू 15 करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 7,500। अब आप वापस सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में आ सकते हो। एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही था क्वेश्चन में 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी आपने निकाल लिया 7,500। तो सोचो, नॉर्मली आइडियल कंडीशन में 7,500 कमाना चाहिए था, बट आपने कमाया कितना, 16,000। तो कितना ज्यादा कमाया, 8,500। दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। और 8,500 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे अपने नंबर ऑफ ईयर परचेज से, वैसे ही आपको अपने पूरे फर्म की गुडविल पता चल जाएगी, जो कि है 34,000। बोलो, बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना इजी था, देख रहे हो आप, तो हवा भी नहीं लगेगी, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज नेट प्रॉफिट। बेटा ये नेट 2 बार रिपीट हो गया है तो इसको सही कर देना। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ फर्म आर 36,000 पर ईयर। ऐसा हमारे XYZ फर्म को लगता है कि हमारा जो फ्यूचर में एवरेज प्रॉफिट होने वाला है वो कितना होने वाला है, 36। और आपको पता ही एवरेज प्रॉफिट हमने पास्ट ईयर को बेस लेके ही निकाला होगा, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी हमारा यही एवरेज प्रॉफिट होने वाला है, 36,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन्होंने 2 लाख रुपीज के साथ आपको दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। सेम क्लास के जो बिजनेस हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना होगा, 10%, यानी रेट आपको दे रखा है। रिम्यूनरेशन जो पार्टनर का दे रखा है वो कितना दे रखा है, रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी। ठीक है, देखो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर पिछले लेक्चर में जब वेटेड एवरेज पढ़ा रहे थे तो एक क्वेश्चन में रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर आ रहा था, तो आपने बताया नहीं। बेटा देखो, रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है जो भी पार्टनर को आप चीजें देते हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उनको बोलते हैं। बट यहाँ पे बताया नहीं कि क्या है, तो समझ लो कि सैलरी ही होगा। जब बताते नहीं तो रिम्यूनरेशन का मतलब सैलरी होता है। तो यहाँ पे सैलरी ऑफ पार्टनर जो एस्टिमेट करी गई है वो कितनी है, 6,000 पर एनम। ठीक है, तो सारे पार्टनर्स, देखो पार्टनर नहीं है, पार्टनर्स है, और ईच भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है सारे पार्टनर्स के रिम्यूनरेशन सैलरी मिला के कितना है, 6,000। वो भी पर मंथ नहीं, पर एनम, पूरे साल की दे रखी है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको 2 ईयर परचेज एज अ नंबर ऑफ ईयर परचेज कंसीडर करना है और उनको बोलते हैं ना मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट में। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये पार्टनर का रिम्यूनरेशन है बेटा, इसका करना ये है कि इसको एडजस्ट करना है अपने एवरेज प्रॉफिट में। ये जो एवरेज प्रॉफिट आया होगा ये बिफोर पार्टनर रिम्यूनरेशन ही आया होगा, क्योंकि देखो इसने कुछ बताया तो नहीं है, पर क्वेश्चन में रिम्यूनरेशन दे दिया है, तो इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट जो आपको यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, इसमें इन्होंने अभी इस रिम्यूनरेशन का इफेक्ट नहीं किया, तो आपको करना पड़ेगा। तो आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो 36 नहीं 30,000 आएगा। ओके,
तो जब आप अपनी फर्म की गुडविल वैल्यू करोगे तो आप एग्जामिनर को बताओगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है वो आपको नहीं पता, बट नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पता है 2 टाइम्स। आप सुपर प्रॉफिट के लिए अलग से कैलकुलेशन करोगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यस, यहाँ पर आप कुछ लाइन स्पेस छोड़कर अपना एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। फॉर्मूला नहीं लगाओगे बट एडजस्ट करोगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट भले ही 36 था, पर 6000 का सैलरी रेम्यूनरेशन भी अभी लेस करना बाकी है। तो वो 6000 का रेम्यूनरेशन आप पार्टनर का लेस कर दोगे, तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 30। अब आप सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट 36 नहीं कितना लिखोगे 30, बट यस माइनस कराओगे नॉर्मल प्रॉफिट को, बट आपको नॉर्मल प्रॉफिट तो पता नहीं अभी, तो फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट की भी अलग से कैलकुलेशन करोगे, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। क्योंकि क्वेश्चन में मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है कि कितना है टोटल बिजनेस में, कितना पैसा डिप्लॉय, कितना पैसा एम्प्लॉयड कर रखा है 2 लाख, और रेट भी दे रखा है। तो बस कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने रेट अप्लाई किया, 2 लाख में 10% रेट अप्लाई करने के बाद आपको अपना नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया कि ऑन एन आइडियल कंडीशन हमारे बिजनेस को नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए 20,000। सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में हमने नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू पुट करी, तो देखो नॉर्मली मुझे 20 कमाना था, पर मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 30,000। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा कमाया 10,000। तो दिस इज माई सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट की जगह मैं लिखूंगा 10,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज है मेरा 2 टाइम्स, 10,000 टू 2 करूंगा, मेरे फर्म की आ जाएगी गुडविल। बोलो क्लियर हो गई बात? आंसर इज यस। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप खुद से करना, ठीक है। देखो करना कुछ नहीं है, पार्टनरशिप फर्म ने अपना नेट प्रॉफिट अर्न करा है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 31 मार्च एज फॉलो। अब देखो पिछले 3 साल के मैंने आपको प्रॉफिट दिए हैं, आपने क्या करना है इनको प्लस करना है एंड डिवाइडेड बाय 3 कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो अभी तक एवरेज प्रॉफिट हमें सीधा सीधा दिया था, इस क्वेश्चन में बस आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है सारे ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं दी है, तो सीधा ये प्रॉफिट्स ही मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट्स मान लिए जाएंगे, इन्हीं को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करके आप अपना क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई? वंस यू नो द एवरेज प्रॉफिट तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर इन्होंने आगे लिखा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, आपने फर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड, वो करिए 80,000, यानी पूरे साल में आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी हुई है बिजनेस के अंदर वो 80,000 की करी हुई है। एंड हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 50% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दिया है 15% दिया है। तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, आराम से आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 टाइम्स किसका, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड है जो कि आप अर्न कर रहे हो ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 इयर्स। तो यहाँ से आपको अपनी गुडविल निकालनी है, तो निकाल सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। आपने नोटबुक बना रखी है कि नहीं बना रखी है? नहीं बनाई है तो प्लीज बना लो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ उसका कोई फायदा नहीं। तो आप अपनी एक स्पेशल नोटबुक बनाए, 10 रुपए वाली, 15 रुपए वाली, 20 रुपए वाली बना दो, उसमें आप ये क्वेश्चन करते रहा करो जो जो क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है ना। तो इससे क्या होती रहेगी, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क। सो नेक्स्ट जब मैं लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड का, तो वहां पर मैं आपको इसका आंसर बोलते हैं ना कि डिस्क्लोज कर दूंगा, मतलब कैसे निकाला है, हालांकि आंसर यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। ना एवरीवन, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे लिखा है कि जो फर्म है जॉय रॉय मोना की, उनकी जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीज, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है इस फर्म का वो 15% दिया गया है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी इन्होंने 15% दे दिया है। जैसे ही आप कैपिटल एम्प्लॉयड में ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, मतलब वो आइडल प्रॉफिट जो उनको नॉर्मली अर्न करना चाहिए था। बट क्वेश्चन में और भी बात लिखी हुई है, जैसे एनुअल सैलरी है पार्टनर्स की 12,000 ईच। अब क्योंकि ईच वर्ड है तो ये हर एक पार्टनर की पूरे साल की सैलरी है। तो हमारे पास क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं तो हमें 3 पार्टनर्स की सैलरी अगर फाइंड आउट करनी है तो 12,000 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, जो कि हमारी सैलरी निकल कर आएगी सारे पार्टनर्स की मिला के 36,000
पर ईयर, ठीक है। प्रॉफिट जो लास्ट 3 ईयर्स के हैं वो 60,000, 72,000, 84,000 मेंशन है। और क्योंकि कुछ बोला नहीं गया है कि इस प्रॉफिट में ये सैलरी लेस है कि नहीं है, तो आपको फिर ये सैलरी इस प्रॉफिट से क्या करनी पड़ेगी बेटा, लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। आफ्टर दैट जो प्रॉफिट निकल के आएंगे वो आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स निकल कर आएंगे, और फिर उन एक्चुअल प्रॉफिट को कंसिडर करके आप यहाँ निकालोगे अपना एवरेज प्रॉफिट। गुडविल जो वैल्यू करनी है वो 2 ईयर परचेज यानी 2 टाइम्स वैल्यू करनी है गुडविल को, जो कि सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे फाइंड आउट होगी। क्वेश्चन की डिमांड है कि फर्म की गुडविल फाइंड आउट करो। तो मेरे बच्चे देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले निकाल लिया है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे प्रॉफिट दिए गए हैं वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनमें से अभी तक सैलरी लेस नहीं हुई, क्योंकि कोई कमेंट पास नहीं किया है, तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि ये सैलरी अभी तक लेस नहीं करी गई है, ठीक है ना। तो मुझे लेस करनी है, तो इसके लिए मुझे पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक मिनी टेबल बना दिया पर्टिकुलर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ पे याद रखना ये सारे अमाउंट किसमें है, इन रुपीज में, तो मैंने रुपीज नहीं लिखा है, तो इन रुपीज मैंने ऊपर कोट कर दिया, तो सारी फिगर रुपीज में। प्रॉफिट जो है वो आपके पास थे 60,000, 72,000 एंड 84,000, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन्हें पेस्ट, और इसमें से माइनस करा दिया मैंने जो पार्टनर की थी सैलरी। अब तीनों पार्टनर की सैलरी मिला के पूरे साल की सैलरी कितनी बनती है, 36। एक पार्टनर की सैलरी 12,000 है ईच, तो मेरे पास ऐसे 3 पार्टनर है, तो बताओ तीनों पार्टनर की सैलरी कितनी होगी, 36। तो हर ईयर में मुझे 36,000 की सैलरी लेस करनी है, तब जाके जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा वो आएगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। सो दिस इज माय एक्चुअल प्रॉफिट, जो फर्स्ट ईयर का है 24,000, सेकंड ईयर का है 36 एंड लास्ट ईयर थर्ड ईयर का है 48,000। अब मैं आपने बोलते हैं ना कि बेटा फर्म की गुडविल को मेजर करूंगा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आप मुझे बताइए कि मेरा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। मेरा गुडविल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब क्योंकि मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे पास कितना है, 2 टाइम्स। कितना है, 2 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर अपने आंसर में पुट कर दूंगा कि मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 टाइम। पर मुझे मेरा अभी सुपर प्रॉफिट नहीं पता, तो मुझे 2-3 लाइन स्पेस छोड़कर अपना क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अच्छा बताओ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो अब तो हमें सर याद हो गया अच्छे से, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस कराएंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको एवरेज प्रॉफिट पता है। द आंसर इज नो, बट यस मुझे तीनों ईयर्स का एक्चुअल प्रॉफिट पता चल चुका है, तो मैं इनको बेस लेकर अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो फिर अगेन 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ के मैं अपना फाइंड आउट करूंगा एवरेज प्रॉफिट। अच्छा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बताओ। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। चलो बताओ पहले ईयर का प्रॉफिट कितना था, 24, ठीक है, 24, 36 एंड 48। 24,000, 36,000 एंड 48,000। मैंने तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को देखो क्या कर दिया बच्चों, प्लस कर दिया, और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, इसे 3 कर दूंगा, है ना। तो यही है देखो 24, 36 एंड 48। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो 24,000 प्लस 36 प्लस 48, तो यह आया आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना, ₹1,08,000। और मैं इसे डिवाइड करा दूंगा नंबर ऑफ ईयर 3 से। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये आएगा 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3, सो ये आ गया मेरा 36,000। बोलो क्लियर हो गया। तो ये हो गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को मैं अपना मेन फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। पर बात अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई बेटा, क्योंकि मुझे मेरा अभी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। तो नॉर्मल प्रॉफिट किस किस चीज को बेस लेके निकाला जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है क्योंकि कैपिटल दे रखी है, क्योंकि कोई रिजर्व और कोई नॉन करेंट लाइबिलिटी लाइक बैंक लोन वगैरह नहीं है, तो इसी कैपिटल को मैं कैपिटल एम्प्लॉयड मानूंगा। तो 2 लाख इंटू 15%। तो अगर मुझे अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो मेरा फॉर्मूला है वो है
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है याद है ना, 2 लाख रुपीज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% ही था ना, नहीं 15% था, सॉरी, तो 15% देंगे। तो बताइए कितना आएगा ये अमाउंट, 2 लाख का 15%, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 30,000। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब जैसे ही मुझे मेरा नॉर्मल प्रॉफिट पता चला, मैंने इसे मेन फॉर्मूला में लिखा, तो मेरा जो सुपर प्रॉफिट आया वो आया 6,000 रुपीज का, क्योंकि मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है 36, बट मुझे नॉर्मली अर्न करना था 30, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया, 6,000, दिस इज माई सुपर प्रॉफिट। और 6,000 की मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरा सुपर प्रॉफिट 6,000 आ गया, तो जैसे ही मैं 6,000 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा, तो मेरे बिजनेस की गुडविल निकल आई बेटा कितनी, 12,000। और दिस इज माई आंसर। बोलो क्लियर हो गया अब? यस सर, क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको यहाँ पर बोलते हैं ना कि समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो अगर मैं कराऊं तो इस तरीके से करेंगे इसको। हाँ जी, तो मैं अलग से कराता हूँ आपको, जिससे कि आपके कोई डाउट्स ही ना रह जाए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ठीक है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि 1 अप्रैल 2016 को एग्जिस्टिंग फर्म के पास एसेट्स हैं, हेड एसेट्स 75,000 के, मतलब कितने रुपए के एसेट्स हैं इनके पास, 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। अरे इसके अंदर 5,000 का कैश भी शामिल है। अरे तो कैश शामिल है तो क्या दिक्कत है, कैश भी तो एसेट ही होता है। तो ये ना आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, याद रखना, कह रहे हैं ये जो कैश है 5,000 इसी के अंदर इंक्लूड है, तो ठीक है। हाँ, अगर ये लिखते कि इंक्लूड है कोई परचेज गुडविल, इंक्लूड है कोई फिक्टिशियस एसेट लाइक पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो मैं सोचता, क्योंकि तो मुझे वो हटाना पड़ता, पर कैश तो एक नॉर्मल एसेट होता है। तो ये 75,000 के जो एसेट्स हैं प्योरली आपके टोटल एसेट्स हैं, और इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000, और आपको क्रेडिटर भी दे रखे हैं 5,000, यानी करंट लाइबिलिटीज भी आपको दे रखे हैं। तो आपको टोटल एसेट्स भी दे रखे हैं और आपको क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, यानी करंट लाइबिलिटीज भी दे रखे हैं। तो आप अपने टोटल एसेट्स में से अपनी करंट लाइबिलिटी जैसे ही लेस करोगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। याद है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते थे, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐड करोगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। दूसरा क्या था फॉर्मूला आपका, टोटल एसेट्स बट एक्सक्लूड परचेज गुडविल और एनी फिक्टिशियस एसेट, एंड देन उसमें से लेस कर दो करंट लाइबिलिटी, तो यस आपका यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगा। ऑन दैट डेट इन्होंने कहा फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000, फर्म के पास रिजर्व है 10,000 का, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो शो कर रही है बैलेंस 60,000, यानी कैपिटल भी दे दिया और रिजर्व भी दे दिया। अच्छा, कैपिटल और रिजर्व को अगर ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 70। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से भी निकल आएगा। पर अगर एसेट अप्रोच से चलते हो तो एसेट कितने टोटल 75 और करंट लाइबिलिटी कितनी है 5,000, तो टोटल एसेट में से अगर आप अपनी करंट लाइबिलिटी भी लेस करते हो तो भी आंसर कितना आ रहा है 70। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है, आना आपका 70,000 ही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, यानी इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। फर्म की गुडविल वैल्यूड करनी है, और फर्म की गुडविल इन्होंने वैल्यूड करके दे रखी है। बड़े मजे की बात तो ये है कि इस बार फर्म की गुडविल वैल्यूड करके दे रखी है, यानी निकाल कर दे रखी है, जो कि 24,000 एट 4 ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखा है कि जो गुडविल ऑफ द फर्म निकाली गई है 24,000 की, ये 4 ईयर परचेज के हिसाब से निकाली गई है। फाइंड करना है इस बारी एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना है फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म। ओके, बोलो बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। ना एवरीवन, हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे अपने कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ऑब्वियस ही बात है सुपर प्रॉफिट मेथड ही लगाना है हमने, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं लगाना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखेंगे गुडविल का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ गुडविल तो दी है हमें। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और गुडविल भी क्वेश्चन में गिवन है। हमारी जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है 24,000, और हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4। तो 24,000 की गुडविल गिवन है, और सुपर प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता है 24,000 हम एज इट इज रखेंगे, बट ये 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि जो आपका 4 है वो मल्टीप्लाई में है, तो जब अपोजिट साइड में लेकर जाओगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय 4
एंड सुपर प्रॉफिट। इतनी मैथ्स तो यार देखो सभी को आती होगी, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकला हमारा फिर? तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया देखो 24,000 डिवाइडेड बाय 4, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6,000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना सुपर प्रॉफिट 24,000 डिवाइडेड बाय 4 करके फाइंड आउट करते हो तो 4 के टेबल में 24,000 6,000 टाइम्स आता है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 6,000, बट हमारा मेन आंसर तो एवरेज प्रॉफिट है। बट मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया है तो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में ही एवरेज प्रॉफिट आता है। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट अभी अभी निकाला 6,000, एवरेज प्रॉफिट आपको चाहिए तो आप एवरेज प्रॉफिट की जगह एज इट इज एवरेज प्रॉफिट ही लिखोगे। बट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का आपको देखो एक फॉर्मूला पता है। नॉर्मल प्रॉफिट पूरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल इम्प्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैपिटल इम्प्लॉयड रेट अपॉन 100। चेक करो क्या कैपिटल इम्प्लॉयड दी है? नहीं, पर इन्होंने इनडायरेक्ट वे में डाटा दिया है कैपिटल इम्प्लॉयड को, तो हम कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। बट यस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 20%, तो हम यहाँ पे 20% लिख देंगे। ठीक है, पर क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं पता तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बताओ? दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से कोई भी निकाल लो, आंसर दोनों से सेम आएगा, मैं अभी बता चुका हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखो, हम नॉर्मली ले लेते हैं, नॉर्मल दिया है तो वैसे आप टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो डाटा भी आपको गिवन है। बट क्योंकि इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल दिया है और रिजर्व दिया है तो मैं वही यहाँ पर कंसिडर कर लूंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, प्लस एनसीएल भी लेते हैं, पर क्योंकि एनसीएल है नहीं तो लिखो ना लिखो बात बराबर है। अच्छा बताओ, पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन में कितना गिवन है? पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 60,000, रिजर्व है 10,000। सो मुझे एक बार बताओ, 60,000 की तो हो गई पार्टनर्स के कैपिटल, ठीक है, 10,000 का हो गया रिजर्व। बैंक लोन वगैरह नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी ऐसी लाइबिलिटी जिनको आप पे करेंगे आफ्टर अ 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद, ऐसी कोई लाइबिलिटी है नहीं तो जीरो। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 70,000। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? और जैसे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड अपना पता चला 70,000, तो 70,000 का 20% आप निकालोगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 700 इंटू 20, तो यह आएगा 14,000। तो आपके पास आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। और जैसे आपको अपना नॉर्मल प्रॉफिट पता चला 14,000 एंड सुपर प्रॉफिट, तो आप एवरेज प्रॉफिट को अपना एलएचएस में लेकर आओगे तो माइनस का एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू माइनस का ₹14,000। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो अपनी ही साइड में है, पर ये प्लस वाला फिगर जब अपना राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6,000। अब देखो माइनस का एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू माइनस 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 14,000 माइनस 6,000 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन माइनस का ही आएगा। 20,000 माइनस से माइनस कैंसिल। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो बताइए गाइस, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास? सर एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20,000। देखो इतना इजी था, कुछ भी नहीं था। तो दिस इज योर आंसर। तो यही तो पूछा था ना इसने। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास 20,000, और ये इसने आंसर भी हमें यहाँ पर दे रखा था। तो देखो कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, सारे इजी क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये आपके पास 12th क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में लिखा है जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है हमने वो 1 लाख किया है, विच इंक्लूड, जिसके अंदर इंक्लूड है अंडर वैल्यूएशन स्टॉक ऑफ 40,000। आपको याद है मैंने अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको एक स्टॉक वाली बात भी समझाई थी, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। तो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंस होता है और क्लोजिंग स्टॉक आपका इनकम होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका परचेज से लेस होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो गुड्स होता है जो अनसोल्ड है, जो ड्यूरिंग द ईयर बिका नहीं।
और क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक परचेज के अंदर शामिल होता है, और अगर आपने उसे एडजस्ट नहीं किया तो आप फिर उसे एडजस्ट करते हो। और जब आप परचेज अकाउंट के अंदर से अनसोल्ड गुड्स को हटाते हो तो आपका परचेज आता है एक्सपेंस साइड, तो आपका एक्सपेंस कम हो जाता है क्योंकि आप अपने परचेज से वो अनसोल्ड गुड्स हटा रहे हो। तो जब आपकी परचेज कम होती है तो वो डेबिट से क्रेडिट होती है और उसका नाम हम रखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम होती है क्योंकि ये आपकी परचेज को कम करता है, और जब एक्सपेंस कम होता है तो इनकम बढ़ जाती है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड नजर आता है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड नजर आता है तो आपने अपना देखो क्या करा है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर दिया है 40,000 से। अब देखो बताया नहीं कि स्टॉक ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ही माना जाएगा। और अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया है तो इसका मतलब है कि आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 से कम दिखाया। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से कम दिखाया तो आपने अपनी ओवरऑल इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड 40,000 से कम दिखाई है, अंडर वैल्यूड करी है। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो प्रॉफिट आएगा वो भी 40,000 से कम आएगा, जो कि आना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक को बोलते हैं ना गलती से डाउन नहीं करना चाहिए था, बट आपने गलती से अंडर वैल्यूड कर रखा है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी क्या हो रखा है, कम हो रखा है। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट तो इन्होंने अर्न करके दे ही रखा है, क्वेश्चन में दे ही रखा है 1 लाख। तो 1 लाख में ना बस आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऐड करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके प्रॉफिट डाउन हो गए होंगे। तो आपके प्रॉफिट डाउन नहीं होनी चाहिए, तो आप अपने प्रॉफिट्स को अप कर दोगे यानी बढ़ा दोगे। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1 लाख नहीं 1,40,000 माना जाएगा। बाकी इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको 6,30,000 दे ही रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 5% दे रखा है, कह रखा है कि फर्म की गुडविल वैल्यू करो ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 टाइम्स दे रखा है ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन करोगे गुडविल की, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 टाइम्स दे रखा है तो आपने यहाँ पे 5 टाइम्स लिख दिया। सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं है तो आप निकालोगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बट क्योंकि एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दिया है पर इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की, तो हमने एवरेज प्रॉफिट अलग से निकाला। कहा हमारा प्रॉफिट था 1 लाख एवरेज प्रॉफिट, बट क्योंकि हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को, हमने अपनी इनकम को कम कर रखा था यानी क्रेडिट साइड को कम कर रखा था, इनकम साइड को कम कर रखा था, जिससे कि हमारा प्रॉफिट भी कम हो रखा था ओवरऑल। तो अब हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा देंगे यानी अपने एवरेज प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने अपने स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर रखा था। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर जो आएगा वो आएगा 1,40,000। तो हमने एवरेज प्रॉफिट की जगह लिखा 140। तो अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमें पता चल चुका है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है 6,30,000, और हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है 5%। 6,30,000 का 5% अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता है, 31,500। तो बस नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट की जगह पे लिखेंगे। तो हमें हमारा एवरेज प्रॉफिट भी पता है 1,40,000 और हमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है 31,500। जैसे ही 1,40,000 में से माइनस करूंगा 31,500 यानी एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करूंगा, मुझे मेरा पता चल जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मेरा आया 1,08,500। जैसे सुपर प्रॉफिट पता चला पुट कर दूंगा मेन फॉर्मूला में गुडविल के। तो 1,08,500 इज माई सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 5 टाइम्स, जैसे ही 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरे फर्म की गुडविल निकल आएगी 5,42,500। याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, बस इसमें एक पॉइंट था अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यहाँ पर आपको क्या करना था, अपने एवरेज प्रॉफिट को बढ़ा देना था, क्योंकि स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करने से, क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाने से आपका ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो फिर आपने अपना एवरेज प्रॉफिट 40,000 से अप करा। बस यही इसमें मेन पॉइंट था, बाकी तो आप सारा का सारा कर ही सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा बोलते हैं ना डिफिकल्टी नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 था, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है 7,50,000, बट यहाँ पे इंक्लूड है इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि बताया नहीं तो ओपनिंग है क्लोजिंग है तो हम क्लोजिंग ही मानेंगे। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया यानी आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है, कितने से ज्यादा दिखाया आपने 30,000 से, तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को 30,000 से ओवर वैल्यूड कर दिया, गलती हो गई आपसे, आपने ज्यादा ओवर वैल्यूड कर दिया, तो आपकी इनकम साइड भी 30,000 से बढ़ गई होगी ओवरऑल। और इनकम अगर 30,000 से बढ़ गई होगी तो एक्सपेंस तो आपके सेम ही है, एक्सपेंसेस में तो आपने कोई गलती नहीं करी। तो इससे हुआ क्या होगा कि आपका प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ गया होगा, कितने से 30,000 से, जो कि बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए था। तो आप अपने प्रॉफिट को डाउन करोगे यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे अपना एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट की जगह कितना लिखोगे 7,50,000, बट माइनस करोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ
स्टॉक को, बस इतना करना है बेटा। फिर एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा 7,20,000 और एवरेज प्रॉफिट की जगह 7,20,000 लिखोगे। और यहाँ पे मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बता रखी है 42 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बता रखा 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड पे 42 लैक्स पे 15% अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा अपना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को मेन फॉर्मूले में पुट करोगे, एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 से माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट के मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम से तो आपको पता चल जाएगा अपनी फर्म की गुडविल। ठीक है, आंसर मैंने आपको दिया है यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है, तो आप उन्हें करके लेकर आओगे। एक क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 10, ये आप करके लेकर आओगे। और एक क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया है 14, ये आप करके लेकर आओगे। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं लेक्चर आपको बोलते हैं ना कि प्रोवाइड कराऊंगा तो वहां पे इनका आंसर भी मेंशन कर दूंगा, सॉल्यूशन कैसे किया है वो भी मेंशन कर दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, सो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं बेटा। इसी के साथ हमारा आज का सुपर प्रॉफिट मेथड भी खत्म हुआ। बहुत इजी था बेटा, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं अमूमन एग्जाम्स में, तो आप इसको ना बोलते ना बिल्कुल भी बोलते हैं कि अपना पोर्शन ये जो है सुपर प्रॉफिट का, इसको बोलते हैं ना कि लूज मत रखना, स्ट्रॉन्ग करके रखना, अच्छे से इसको पढ़ना, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए फिर आराम से करना। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उन बच्चों तक बेटा ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो जिन बच्चों को अकाउंट्स में बोलते हैं ना एक अच्छी नॉलेज चाहिए। कहीं ना कहीं आपके चेहरों पे और उन बच्चों के चेहरों पे स्माइल देखकर जो बोलते हैं ना कि खुशी मुझे मिलेगी, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगी। सो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।